Hey, hello everyone, and welcome to the Arc Genesis and today we are going to continue with the building material part 2। पहला पार्ट आ चुका है, चेक कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैंने एक नोटिस किया है कि इन द लास्ट 4-5 वीडियोस द साउंड क्वालिटी वाज नॉट गुड। उसमें शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, फिर कुछ इश्यूज़ हैं, तो मुझे बताना ज़रूर। अभी मैंने क्या किया है, लैपटॉप चेंज किया है, तो सिस्टम थोड़ा चेंज किया है और माइक मैंने हटा दिया है, शायद वो ख़राब हो गया होगा। तो मुझे बताना ज़रूर कि माइक की प्रॉब्लम थी या मेरे में प्रॉब्लम है, लाइक कि सिस्टम की प्रॉब्लम है या फिर कुछ और देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है। और जो नेक्स्ट जो लास्ट क्रैश कोर्स है, आप तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो लास्ट क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है मंडे को। आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। 4000 रुपीज़ फी है, लाइव प्लस मॉक टेस्ट की। अभी तक हमने 4-5 बिल्डिंग मटेरियल डिस्कस किए थे, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी टाइल्स। आपने देखा होगा टाइल्स कैसी होती हैं, लाइक सेरेमिक टाइल्स आती हैं। टाइल्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मार्बल भी होता है, लाइक एक हो सकता है नेचुरल टाइल्स हो सकती हैं जो आपको नेचर में मिलती हैं, एक होता है मैन्युफैक्चर्ड टाइल्स भी हो सकती हैं। डिस्कस करते हैं। सो टाइल्स आर वर्सेटाइल एंड ड्यूरेबल मटेरियल दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिजाइनिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द मॉडर्न बिल्डिंग। तो आज आप कहीं भी जाकर देखते हैं तो इन द मॉडर्न बिल्डिंग, इन अपार्टमेंट्स, इन मे बी इन द मॉल्स एंड हॉस्पिटल्स एंड एवरीवेयर आपको टाइल्स देखने को मिलेंगी। फ्रॉम फ्लोर टू दी वॉल, आपको जमीन पर फ्लोरिंग से लेके जो वॉल पर लगाई जाती है, टाइल्स ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ द एस्थेटिक्स एंड प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। डिस्कस करेंगे। एस्थेटिक्स का मतलब क्या है? इट्स लुक्स ब्यूटीफुल, डिफरेंट कलर्स में आती हैं, डिफरेंट साइज में आते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स में आती हैं। प्रैक्टिकल एक बेनिफिट भी है क्योंकि इसको लगाना आसान है, कॉस्ट काफ़ी कम पड़ती है। अभी देखेंगे। मेकिंग देम एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। चलिए देखिए, अगर हम टाइल्स के बारे में बात करें तो कई सारी तरह की आती है। सेरेमिक टाइल्स आती हैं, पर्कुलिन टाइल्स आती हैं, नेचुरल स्टोन्स में भी बात कर सकते हैं हम लोग, ग्लास टाइल्स भी आती हैं। सेरेमिक टाइल्स का मतलब सिंपल होती है, ये अफोर्डेबल होती हैं, वर्सेटाइल होती हैं एंड अवेलेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ द कलर्स एंड पैटर्न। आप मार्केट में जाइए, आज कभी मौका मिले, गो टू द मार्केट एंड यू गो टू द मार्केट एंड आज चेक कि मुझे टाइल्स दिखाओ, तो आपको बताएगा कि किस तरह की टाइल्स आपको चाहिए। तो थोड़ा सा आइडिया ये भी है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको कब मिलेगा? जब आप वहाँ पर जाकर चेक करेंगे टाइल के डिफरेंट शेप्स क्या आती हैं, साइजेस क्या आते हैं, कहाँ पूछेगा आपसे बताते चला जाएगा, आप देखते जाइए, फिर बाद में देखना कि प्राइस क्या है। तो इससे क्या होता है, क्लियर आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। सुटेबल फॉर फ्लोर्स, तो फ्लोरिंग टाइल्स भी आती हैं, वॉल की टाइल्स भी आती हैं, बैक स्प्लेसिंग की टाइल्स भी आती हैं। आपने पार्किंग के लिए टाइल्स अलग अलग आती हैं। ठीक है। पर्कुलेंट टाइल्स भी ऐसी होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, लो मेंटेनेंस होती हैं, रेजिस्टेंट टू द स्ट्रेन एंड स्क्रैचेस, ऑफर यूज इन हाई ट्रैफिक एरिया लाइक द किचन एंड बाथरूम। एक्चुअली क्या है, आप ये जो पर्कुलेंट टाइल्स होती हैं, सेरेमिक टाइल का ही अपग्रेडेड वर्जन है। पर्कुलेंट टाइल्स आर दी अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द सेरेमिक टाइल्स। बस में क्या होता है कि ये थोड़ी कॉस्टली बनती है और इसीलिए ये क्या होती है, लो मेंटेनेंस होती है, रेसिस्टेंट टू द स्टेन एंड स्क्रैचेस होती हैं। काफ़ी टाइम तक उनको पकाया जाता है, किल्न किया जाता है, गर्म किया जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। नेचुरल स्टोन टाइल्स होती हैं, ये यूनिक होती हैं, लग्जीरियस होती हैं, ऑफन है टाइमलेस एस्थेटिक्स। तो पॉपुलर ऑप्शंस लाइक मार्बल की टाइल्स आती हैं, ग्रेनाइट आती हैं और ट्रेवर्टाइन की डिफरेंट टाइल्स आती हैं। देखिए, जो मार्बल फ्लोरिंग होती है, मार्बल को एक्चुअली अच्छा माना जाता है इन कंपैरिजन ऑफ द टाइल्स, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। लाइक इन द मार्बल यू विल गेट सो मैनी डिफरेंट ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ द मनी। 40 रुपीज़ स्क्वायर फीट से लाइक स्टार्टिंग तो हो जाती है, 20-25 से भी जाती है, लेकिन हम देखा जाए कि जो नॉर्मली ठीक ठाक टाइल्स है होती है 40 to 50 रुपीज़ स्क्वायर फीट से आपको टाइल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे एंड दे विल गो टू लाइक 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, 3000। जो ताजमहल में मकरान मार्बल यूज़ किया गया है, अगर आप उसको टाइल्स लेंगे मकरान मार्बल की, तो उसकी टाइल्स लगभग 3000 स्क्वायर फीट के आसपास पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि इट इज़ लाइक हैविंग वाइड वेराइटी। दूसरा क्या होता है, नेचुरल टाइल्स होती हैं, तो जिसमें स्ट्रेस जो आता है ना, उसमें जो स्ट्रेन आता है या फिर उसमें जो पैटर्न आता है वो नेचुरल होता है। अब सपोज आपने क्या करा, टाइल्स को मंगाने की कॉस्टिंग बढ़ जाती है तो उसका खर्चा एक्स्ट्रा आएगा। उसके बाद क्या होता है कि आपको कटिंग करनी पड़ती है, बिकॉज नेचुरल टाइल्स आपको सेम साइज की करनी पड़ेगी, लगाते हुए टूट जाती है। चलो ये सब कर भी लेंगे, उसके बाद क्या होता है, पॉलिशिंग खर्चा भी आता है उसको, एंड एवरी 4-5 ईयर्स आपको पॉलिशिंग करनी पड़ती है। तो जो मार्बल टाइल्स होती हैं वो अच्छी होती हैं, पर उनकी कॉस्टिंग जो बढ़ती है वो थोड़ी ज़्यादा पड़ती है इन कंपेरिजन ऑफ दी सेरेमिक टाइल्स। सेरेमिक टाइल्स में क्या होता है, बहुत इजी पड़ जाती है। एक बार आपका स्टाइल आ गई, आपने लगा दिया उसको, उसमें पॉलिशिंग करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट वैराइटीज आती हैं लेकिन कॉस्टली इतनी नहीं होती हैं। अब मान लीजिए आपने बना दिया और टूट भी गया, तो यू कैन हैव दम स्पेयर टाइल्स, उसको हटा के आप दोबारा लगा सकते हो। इट्स लाइक अ मॉड्यूलर टाइल्स, सेम पैटर्न के सेम जैसे मिल जाएंगे आपको, ये होता है। ठीक है। और ग्लास टाइल्स कैसी होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, रिफ्लेक्टिव होती हैं, एड अ मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड टच, ग्रेट फॉर एसेंट वॉल, बैक स्प्लैशिंग और शॉवर एनक्लोजर। तो अभी दिखाता हूँ, इस तरह की टाइल्स आपको देखने को मिलेंगे, लाइक ये ग्लास टाइल की तरह से ही है, या फिर आप बात कर सकते हैं। ग्लास टाइल जो होती हैं एक्चुअली ट्रांसपेरेंट होती हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट भी आती हैं, ओपेक भी आती हैं, तो डिफरेंट तरह की वैराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी।
तो अब ये चीज़ आती है कि जो साइज़ हैं इनके सबके अलग अलग मिल सकते हैं, कलर्स आपके अलग अलग आते हैं, टेक्सचर्स अलग मिलेंगे, पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो दे कम इन द डिफरेंट साइज 4x6 इंचेस, 9x12 इंचेस, 1 फीट बाई 1 फीट इंचेस, 1 फीट बाई 1 फीट के जो टाइल्स आती हैं। जो नॉर्मल टाइल यूज़ की जाती हैं इन दी फ्लोरिंग, ये 2 फीट बाई 2 फीट की होती हैं। अगर आप अपार्टमेंट में बैठे हैं तो देखो, नोटिस करो फ्लोर पर, तो 2 फीट बाई 2 फीट की टाइल्स आपको देखने को मिलेंगी। किचन की टाइल्स होती हैं वो आई गेस 9 इंचेस बाई 12 इंचेस की होती हैं, ठीक है, जो वॉल पर लगाई जाती है किचन में। जो बाथरूम की जो टाइल्स होंगी आप देखना एंटी स्किड होती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको वाटर यूज़ करना होता है। तो आपकी टाइल्स होती है ना, डिपेंड करता है किस एरिया में आप यूज़ कर रहे हैं। कलर का भी बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ पर कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हैं। सपोज जो आपका इंटीरियर है काफ़ी डार्क रहता है तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ब्राइट कलर यूज़ करेंगे, है ना। तो डिपेंड करता है कलर कौन से यूज़ करते हैं। तो टाइल कलर साइड्स आर टोन विद ब्लेंड विद वाइब्रेंट एंड सॉफ्ट एंड नेचुरल कलर। केयरफुली चूज ह्यू का मतलब कलर दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर ओवरऑल डिजाइन एस्थेटिक्स एंड हाईलाइट अदर फिक्चर्स, ठीक है। टेक्सचर भी अलग अलग आता है, स्मूथ आता है, पॉलिश आता है, डिपेंड करता है कहाँ की रिक्वायरमेंट है आपकी। अब आप वॉशरूम के अंदर बिल्कुल फाइन टेक्सचर तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, राइट, वहाँ पर इंजरी खतरा हो सकता है। पैटर्न भी अलग अलग आते हैं, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स आते हैं, फ्लोरल पैटर्न्स आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आते हैं। तो आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, गो टू दी मार्केट, टाइल्स के दुकान पर जाइए और उनसे बोलिए कि भाई टाइल्स दिखाओ। तो आपसे पूछेगा वो टाइल कैसे कैसे चाहिए, और वहाँ पर ऐसा बिहेव करो कि आपको सच में टाइल चाहिए, और वो आपको बताना स्टार्ट कर देगा। आप बोलो ठीक है बताता हूँ, तो उससे क्या होगा, आपको तो क्लियर हो जाएगा। ये एक बहुत सही तरीका है आपको पता करने का। और आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे वे कि इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपने टाइल लगा दी, इस तरह से एक टाइल फिट करी है, तो टाइल को लगाने के लिए जो बाइंडिंग मटेरियल की डिफरेंट चीज़ें आती हैं। सो उसमें क्या होता है, थिन सेट आता है, मोटर आता है, ग्राउट आता है। नॉर्मली हम ग्राउट ही यूज़ करते हैं। बस नहीं याद रख लीजिए ग्राउट क्या होता है, इट्स अ बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। द मटेरियल यूज टू फिल द गैप बिटवीन इंस्टॉल टाइल्स क्रिएटिंग ए ड्यूरेबल वाटर रेसिस्टेंट सील, ठीक है। कभी कभी लोग सीमेंट भी यूज़ करते हैं, मोटार सीमेंट वाला, लेकिन ग्राउट थोड़ा सा बेटर होता है और उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। टाइल मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग है, तो नॉर्मली टाइल्स की जो लाइफ होती है काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी टाइम तक होती है, लेकिन यस वी नीड टू हैव अ मेंटेनेंस देयर। So proper tile maintenance is essential for preserving and the beauty and longevity of the investment. Regular cleaning with the pH, power of hydrogen neutral cleaner, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। बस आपको अगर कोई पूछा जाए तो ये याद रखना है, मार्बल फ्लोरिंग आपको 4 to 5 के बाद आपको उसकी पॉलिशिंग करानी होती है। टाइल्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। सो अगर टाइल्स की बात करें, कॉस्टिंग कम पड़ती है, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम पड़ती है, अच्छा मेंटेनेंस भी कम पड़ता है, ठीक है। सो हाई ट्रैफिक एरियाज लाइक ये सब चीज़ें के तो आपको वियर एंड टियर का खर्चा देखना पड़ता है, बेसिक चीज़ें। जो अगर हम बात करें कि इनकी जो टाइल्स की ड्यूरेबिलिटी एंड द लाइफ स्पैन क्या है, सो टाइल्स इज रिनाउंड फॉर इट एक्सेप्शनल ड्यूरेबल एंड लॉन्गेटिविटी। तो हम लोग जानते हैं सेरेमिक, परकोलिन, नेचुरल स्टोन टाइल्स कैन लास्ट फॉर डेकेड विद प्रॉपर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। वो डिपेंड करता है, अगर आपको स्लोप मेंटेन करनी पड़ती है सो दैट कि वाटर रुकना नहीं चाहिए, वाटर जहाँ भी रुकेगा उसके टाइल को खराब कर देगा। सो दीज मटेरियल्स आर हाईली रेसिस्टेंट टू द वियर, स्क्रैचेस एंड स्ट्रेन, मेकिंग देम आइडियल फॉर द हाई ट्रैफिक एरियाज। द लाइफ स्पैन ऑफ अ टाइल्स वेरी डिपेंड ऑन द फैक्टर्स लाइक क्वालिटी क्या है आपकी, यूजेस क्या है उसके, केयर कैसे आप करते हो। विद रेगुलर क्लीनिंग एंड रीसीलिंग टाइल फ्लोर्स एंड वॉल कैन मेंटेन देयर ब्यूटी एंड फंक्शनल फिर 20 to 50 ईयर्स। एक नॉर्मल जो लाइफ होती है 20 से 50 साल तक चल जाते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है, एक बार की बात है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो डिपेंड करता है उसको कैसे यूज़ करते हैं। लाइक मैं दिल्ली में जहाँ रहता था अपने फ्रेंड के साथ, तो इट इज़ हैविंग जो बैल्कनी है, बैल्कनी के अंदर आपको फ्लोरिंग टाइल देखने को मिल जाएंगी। तो विंटर्स का टाइम था, तो व्हाट वी डिड, हम लोगों ने बोन फायर की। तो लाइक वी आर हैविंग तसला टाइप, तो यहाँ पर लकड़ी रखी हुई थी एंड बोन फायर हम लोग कर रहे थे। बट वो ध्यान नहीं दिया कि नीचे हमें ब्रिक की ज़रूरत थी। लाइक दैट टाइम आई वॉज नॉट देयर। तो मेरे आने से पहले ही उन लोगों ने बोन फायर स्टार्ट कर दिया और आराम से रात को पार्टी करी। जब सुबह के टाइम देखा तो ये पूरी की पूरी टाइल्स है ना, ये उखड़ गई थी, खराब हो चुकी थी बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन। तो डिपेंड भी करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये छोटी चीज़ें होती हैं। आपको ये बोला जाता है लाइफ 20 to 50 ईयर्स है, इसका मतलब ये नहीं इतना साल रहेगी, आप चाहो तो पहले दिन तोड़ दो उसको, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल लाइफ मानी जाती है 20 to 50 ईयर्स डिपेंड, ठीक है। टाइल सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या पड़ता है इस चीज़ का, सस्टेनेबल प्रोडक्शन है। मैनी टाइल्स मैन्युफैक्चरर्स हैव ऑफन इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस सच एज यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल्स एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी टू मिनिमाइज द एनवायरमेंट इम्पैक्ट फुटप्रिंट। भाई हम पुराना मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा ही है। हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो भी चीज़ अच्छी है। वेस्ट कम होता है क्योंकि अब जो टाइल्स आती हैं मॉडल साइज़ में आती हैं, लाइक सेम साइज़ 9x12 इंचज़ में आएंगी। तो आप उसको प्लान कर सकते हो कि मेरा जो फ्लोर है उसमें इतनी टाइल्स लगेंगी, तो लगभग उतनी टाइल्स आप ला सकते हो। अब जो मार्बल की टाइल्स आएंगी तो मार्बल तो इतना बड़ा आएगा, लाइक ऐसा कोई पीस आता है, तो आप उसको जब कट करेंगे तो यू विल गेट लाइक दिस। तो आपको ये वाला पार्ट सही मिला, लेकिन जो ये पूरा वेस्ट हो गया है,
ठीक है, इसको आप कहीं जगह यूज़ कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली वेस्ट ही माना जाएगा इसको। सो इसमें जो टाइल्स होती हैं मिनिमल वेस्ट होता है। द टाइल इंस्टॉलेशन टिपिकली जनरेट टाइल टू नो कंस्ट्रक्शन वेस्ट as unused tiles can be easily reused and recycled, making it a sustainable building material। हम ये करते हैं, लाइक हम एक आइडिया लगाते हैं कि 20 पैकेट चाहिए होंगे तो हम लोग 22 लेकर आते हैं, सो दैट कि अगर एक टूट जाए कुछ हो जाए तो चल जाए। बाद में क्या होता है, वापस हो जाते हैं। अगर आपका पैक जो आपने पैक्ड है वो अनओपन है, लाइक सील पैक है, वो वापस चला जाता है, तो इसमें कुछ वेस्ट होने के चांसेस नहीं होते हैं। ड्यूरेबल है, लॉन्गेटिविटी है, जैसे हमने डिस्कस किया काफ़ी दूर तक हो सकता है। हेल्दी इंडोर एनवायरनमेंट है, तो ऐसा कुछ केमिकल वगैरह नहीं होता, तो टाइल्स आर नॉन नेचुरली नॉन टॉक्सिक एंड डू नॉट रिलीज हार्मफुल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, VOCs बोला जाता है, प्रोमोटिंग हेल्दियर इंडोर एयर क्वालिटी इन द बिल्डिंग। पर्सनली मुझे भी ये टाइल्स अच्छी लगती हैं, लाइक ईजी हो जाता है काम करना। डिफरेंट शेप्स में आती हैं, साइज में आती हैं, कलर में अलग अलग आती हैं। मार्बल में आप जाएंगे तो ज़्यादा कलर मिलेंगे नहीं, वाइट, थोड़ा ग्रीनिश मिल जाएगा, ब्लूश मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई क्लाइंट ऐसी बात कर रहा है मुझे चाहिए पर्पल, तो भाई टाइल्स आ सकती है ना उस चीज़ के लिए। तो टाइल ट्रेंड एंड डिज़ाइन कंसिडरेशन, तो ऑर्गेनिक टेक्सचर्स भी हो सकते हैं। नेचुरल जो स्टोन टाइल्स विद यूनिक वेनिंग एंड सब्टल वेरिएशंस आर गेनिंग पॉपुलरिटी, एडिंग ए रस्टिक अर्थली एंड एस्थेटिक टू स्पेस। अब ऐसा नहीं है कि आप मार्बल बिल्कुल बेकार हो गया, जो मार्बल के अंदर ना यूनिकनेस देखने को मिलेगी बिकॉज अ नेचुरल फॉर्म, तो वहाँ पर आपको टाइल्स में क्या होगा, रेप्लिकेट होगा, सेम डिजाइन से पैटर्न रेप्लिकेट होगा। लेकिन जो मार्बल टाइल्स होती हैं, ग्रेनाइट टाइल्स होती हैं, उसके अंदर आपको जो टेक्सचर मिलेगा वो यूनिक देखने को मिलेगा। ठीक है, लार्ज फॉर्मेट भी आते हैं, ओवर साइज टाइल्स, सम एज लार्ज एज 48 बाई 96 इंचेस, तो समझ सकते हो कि 4 फीट बाई 8 फीट की अभी टाइल्स आपको देखने को मिलेंगी। नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं 2 बाई 2 फीट या 2 बाई 4 फीट की यूज़ करते हैं, और 2 बाई 4 फीट की टाइल्स काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ज़्यादा बड़ा साइज हम इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन में ख़राब हो जाती है, टूट सकती है, और जो उनकी जो सरफेस होती है क्लियर नहीं आती है। बट येस, देयर आर सम मैन्युफैक्चरर्स विच आर हैविंग 4 फीट बाई 8 फीट जो टाइल्स का साइज है, क्रिएटिंग ए स्लीक मिनिमलिस्टिक लुक एंड कैन विजुअली एक्सपेंड स्मॉलर होम्स। मैट फिनिश भी देखने को मिलती है, जैसे हमने डिस्कस किया, इट कम विद डिफरेंट फिनिशेस, लाइक क्लीन फिनिश आती है, स्मूथ फिनिश आती है, मैट फिनिश आती है, मिक्स मटेरियल। चलिए कंक्लूजन के बारे में बात करें तो वही वाली बात है कि वर्सेटिलिटी, एस्थेटिक्स है, एक्सेप्शनल ड्यूरेबिलिटी है, और फंक्शनलिटी है। कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, इंडोर, आउटडोर, पार्किंग, वॉशरूम, किचन, हर जगह यूज़ किया जा सकता है। सस्टेनेबल चॉइस है, तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लाइक इन कंपेरिजन ऑफ अदर बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो एक बार आप जाकर चेक कर लीजिए, आपके घर के आसपास कोई शॉप होगी, जाकर देख का। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू द स्टील इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अगर हम बात करें स्टील के बारे में, सो आप लोग जानते हैं स्टील इज अ वर्सेटाइल एंड एसेंशियल मटेरियल यूज्ड एक्सटेंसिवली इन मॉडर्न बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इट्स स्ट्रेंथ, ड्यूरेबल एंड अडेप्टेबिलिटी, तो स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, ड्यूरेबल भी होता है, अडेप्टेबिलिटी, आप कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आपको एक जगह यूज़ करना है, मेकिंग इट अ प्रीफर्ड चॉइस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। फ्रॉम द लोड बियरिंग बीम्स, तो जो बीम लोड लेने वाली हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर द लोड बियरिंग बीम्स, ये वाली। एंड कॉलम्स, कॉलम कौन से होगा, आपका ये वाला हो गया। टू रिइंफोर्स कंक्रीट फाउंडेशंस, देखते हैं। पहले आपको स्टोरी सुनाता हूँ। आपने वाला डोम देखा है कभी? ये पक्का आपने देखा होगा वाइल प्रिपेयरिंग दिस सनाटा प्रिपरेशन या फिर जेई प्रिपरेशन में। ये जो है, इन भाई साहब का नाम है बुकमिनिस्टर फुलर। ये क्या था एक्चुअली, इन्होंने पहली बार एक ऐसा डोम बनाया, उसको बोलते हैं जियोडेसिक डोम, जियोडेसिक डोम। तो अच्छा, मुझे एक ये भी कंप्लेन आ रही है कि सर राइटिंग फ्लो साफ लिखा करो। मैं ट्राई करता हूँ कि टाइम आपको ख़राब ना हो, लेकिन चलो ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। जियोडेसिक डोम, तो हुआ क्या, जियोडेसिक डोम का मतलब क्या होता है, देखो पहले समझते हैं। ये डोम आपको देखने में क्या लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है ना, एक कर्व लग रहा है, लेकिन जो डोम बनाया गया है ना, वो आपको स्ट्रेट लाइन से बनाया गया है, लाइक ट्रायंगल्स बनाए गए हैं इस तरीके से। लाइक आप देखें जूम इन करके, तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, कर्व नहीं है एक्चुअली, ये स्ट्रेट लाइन से ऐसा बनाया गया है इस तरीके से। इसको बोलते हैं जियोडेसिक, ट्रायंगल्स वगैरह बनाकर बनाया जाता है, इसको बोलते हैं जियोडेसिक। बट इट इज़ नॉट हैविंग एनी कर्व लाइंस, इट इज़ स्ट्रेट लाइंस, है ना, ऐसा कुछ। लेकिन आप दूर से देखते हैं तो आपको कर्व दिखाई देता है। पहली बार ऐसा हुआ, बुकमिनिस्टर फुलर ने इतने लार्ज स्केल पे एक कंस्ट्रक्शन करा, लाइक कुछ ऐसे बिल्डिंग बनाई, और बोला, जब ये दिखाई लोगों को, लाइक इतने बड़े स्केल पर विद द यूज ऑफ अनट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल, मतलब ऐसी बड़ी बिल्डिंग, ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर जो नॉर्मली बिल्डिंग मटेरियल यूज किया जाता था उसका यूज ही नहीं किया। मतलब यहाँ पर क्या यूज किया गया, ग्लास एंड स्टील। पहली बार ऐसा हुआ इन ह्यूमन काइंड कि हम लोग न्यू बिल्डिंग मटेरियल को भी चूज कर सकते हैं, ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। वाई स्टिक टू द ब्रिक, स्टोन एंड वुड, तो देखा गया कि हाँ, ये सब चीज़ें भी यूज़ की जा सकती हैं। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन बन जाता है। जियोडेसिक डोम है, और ये जो भाई साहब है इनका नाम है बुकमिनिस्टर फुलर, जाकर चेक कर लेना एक बार, थोड़ा सा आपकी मेमोरी में चला जाएगा।
ठीक है। देखो मेरा काम होता है वीडियोस बनाने का, तो मैं ट्राई करता हूँ कि कम टाइम में आपको गुड क्वालिटी कंटेंट दे दूँ, लेकिन मैं 100% नहीं दे पाऊंगा, है ना। वो सब चीज़ें आप जानते हैं, कितना भी करूँगा तो कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ती है। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ कि ये जियोडेसिक डोम है। अब आपको काम किया होता है, वीडियो पोस्ट करो, जाकर देख लो, पढ़ाई करनी है ना, कोई चार्जेस तो इसका लग नहीं रहे हैं, तो वीडियो पोस्ट करके देख लो जियोडेसिक डोम, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन कभी आएगा तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। आपने देखा है कि हाँ ये तो मैंने डिस्कस किया है, थोड़ा पढ़ लोगे तो फायदा ही है। और आपको मैं हमेशा ही बोलता हूँ, आपको पढ़ाई इसलिए नहीं करनी, एग्जाम आने वाला है। ये एग्जाम में तो छोटा पार्ट है, कॉलेज अच्छा मिल गया तो क्या होगा, आपको अगले 5 साल तो रहना है ना। अच्छा 5 साल भी अगर अच्छा कर लिया, आपको जिंदगी भर रहना ना, यू हैव टू बिकम ए गुड आर्किटेक्ट, तो आपको नॉलेज हमेशा काम आने वाली है। तो इसलिए मत पढ़ो कि नाटम आने वाली है, या इसलिए मत पढ़ो कि मुझे कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पढ़ो कि आपको मजा आता है। ये सब चीज़ आपके काम आने वाली है, ठीक है। वैसे भी नाटा के अंदर जब पैटर्न चेंज हुआ था 2020, तो पहला क्वेश्चन जो था फर्स्ट अटेम्प्ट का पहला क्वेश्चन यही था, जियोडेसिक डोम, जाकर चेक कर लेना, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ स्टील के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ आप जानते हैं कि स्टील इज एन एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग मटेरियल विद एन हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मेक्स इट कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हैवी लोड्स एंड विद स्टैंडिंग सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। देखते हैं, देखो मैंने शायद लास्ट टाइम समझाया था आपको कि नॉर्मली हमारे पास दो तरह की फोर्सेज होती हैं। एक होती है कंप्रेसिव फोर्स, जब हम इसको दबाते हैं, है ना, कंप्रेसिव, थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, कंप्रेसिव। और इसके अगर अपोजिट फोर्स डायरेक्शन में काम करती है, हम उसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कि कंक्रीट, या चलो कंक्रीट ले लेते हैं, कंक्रीट ले लीजिए, ब्रिक ले लीजिए, एक ही बात है, दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है। कंक्रीट के ऊपर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है। लाइक आपके पास एक कंक्रीट ब्लॉक है, उस पर कितना भी लोड लगाएंगे तो काफ़ी लोड ले सकता है, ठीक है। लेकिन जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बच्चों बहुत कम होती है, मतलब उसको पकड़ खींचोगे ना आप अलग डायरेक्शन में तो ज़्यादा कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ ले नहीं पाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं स्टील के बारे में, तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है काफ़ी कम होती है। मतलब स्टील का आपके पास बाहर है, उसको दबाएंगे ना तो जल्दी खराब हो जाएगा। बट अगर आप उसको खींचते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसको टेंशन देते हैं, तो काफ़ी लोड ले लेता है। तो हम क्या करते हैं, इसको रीइंफोर्स करते हैं, लाइक कंक्रीट के साथ हम स्टील को रीइंफोर्स करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है। अब आपके पास जो रीइंफोर्स बीम है या रीइंफोर्स कॉलम बनाया है या फिर जो कुछ भी रीइंफोर्स किया है आपने, उसके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी आ जाएगी, एट द सेम टाइम उसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। तो आपके लिए लोड बेरिंग वॉल एक या लोड बेरिंग कंपोनेंट एक अच्छा बन के आएगा। देखो आर्किटेक्चर में कुछ ऐसा रैंडम नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी आपको याद हो जाएगा कि जो है इट इज हैविंग अ गुड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात नहीं की गई है, लेकिन मुझे याद है कि जब सीमेंट मैंने पढ़ाया होगा तो वहाँ पर डिस्कस किया होगा मैंने कि वहाँ पर इट इज हैविंग द हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। दैट मेक इट्स कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द हैवी लोड्स एंड स्टैंडिंग द सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ड्यूरेबल आप जानते हैं कि स्टील इज हाईली रेसिस्टेंट टू द वियर। अब तो वियर टीयर में कोरोजन इसमें नहीं लगता है। एंश्योर लोड लास्टिंग परफॉर्मेंस इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर ओवर टाइम। मेलेबिलिटी का मतलब क्या है, स्टील कैन बी इजीली शेप्ड, बेंड एंड फैब्रिकेटेड, अलाउिंग फॉर अ वाइड रेंज ऑफ द डिजाइन पॉसिबिलिटीज एंड क्रिएशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंपोनेंट। एक वुड का एग्जांपल लो, वुड के लिए मान लीजिए कोई वुड है आपकी, इस तरह की वुड है। अब आप बोल रहे हैं सर मुझे 5 मीटर बाय 5 मीटर का फट्टा चाहिए, या आई नीड अ बोर्ड ऑफ 5 फीट बाई 5 फीट, तो उसके लिए ट्री का साइज होना पड़ेगा इतना बड़ा। लेकिन क्या होता है, ये स्टील का आप कोई भी डिफरेंट साइज में, शेप में आप उसको बना सकते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज है, स्टील इज अ हाई थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। इंसुलेशन की बात नहीं कर रहे हो, इंसुलेट नहीं करता है स्टील। सो इट इज हैविंग हाई थर्मल कंडक्टिविटी विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर हीट ट्रांसफरिंग बिल्डिंग सिस्टम, बट इट ऑल्सो रिक्वायर केयरफुली इंस्टॉलेशन टू प्रिवेंट हीट लॉस। अब इंसुलेट नहीं कर रहा है, कंडक्टिविटी है, तो हीट को भी जल्दी ट्रांसफर करेगा, और अगर नहीं होगी तो उसको लॉस भी जल्दी कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इसी का पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि कितने तरह की स्टील्स आती हैं, तो आने की बहुत सारी तरह की आती हैं, बट जो बेसिक है स्ट्रक्चरल स्टील होता है। सो हाई स्ट्रेंथ अलॉय होते हैं, स्टील यूज्ड फॉर द लोड बेरिंग फ्रेम्स, बीम्स, कॉलम्स इन कमर्शियल एंड द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। दूसरा होता है रीइंफोर्स्ड स्टील, सो डिफॉर्म्ड स्टील बार्स और मैश यूज्ड टू स्ट्रेंथन द रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। पॉइंट क्लियर हुआ? कंप्रेसिव, टेंसाइल, दोनों कॉम्बिनेशन परफेक्ट लोड बेरिंग, ठीक है। सच एज फाउंडेशन, वॉल और फ्लोर पर हम लोग यूज़ किया जा सकते हैं। एक आता है स्टेनलेस स्टील, आपने देखो यूटेंसिल्स आते हैं, इसमें क्या होता है, कोरोजन रेसिस्टेंस होता है, इसमें कोरोजन नहीं होता, जंग नहीं लगता है। यूज फॉर द आर्किटेक्चरल फीचर्स, किचन इक्विपमेंट्स एंड आउटडोर फर्निशेज इन कंस्ट्रक्शन। आई होप क्लियर है। एडवांटेज क्या है, सो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबल है, तो स्टील इज एन एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बिल्डिंग मटेरियल कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग हैवी लोड, सिस्मिक फोर्सेज। सिस्मिक फोर्सेज का मतलब अर्थक्वेक की जो फोर्सेज होती हैं,
कितने तरह की फोर्सेज निकलती हैं? 2 तरह की फोर्स निकलती हैं, सरफेस वेव्स होती हैं, बॉडी वेव्स होती हैं, ठीक है, वो उनको बोलते हैं सिस्मिक एक्टिविटीज़। तो उन उसके लिए काफ़ी ये लाइक झेल लेता है। एंड हार्श वेदर कंडीशन विद इज, तो क्योंकि कोरोजन फ्री होता है नॉर्मली, अगर वेदर कुछ भी होगा तो कर पाएगा। डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्टिल अलाउज टू ग्रेटर डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटीज enabling architect to create complex innovative building shapes and structures that would be difficult or impossible with the other material। अब मान लीजिए आपको अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसा बताओ कैसे बनाओगे आप इस चीज़ के लिए? तो उसके लिए इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जा सकता है स्टील की हेल्प से, शायद जो बाकी मटेरियल्स में काम ना कर पाए, ठीक है। लाइट वेट एंड एफिशिएंट है, स्टील्स हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो। आप बोलेंगे सर स्टील तो बहुत हैवी होता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो लाइन है, लाइन क्या यूज़ की गई है? स्ट्रेंथ टू द वेट, कि जो वेट के हिसाब से स्ट्रेंथ दे रहा है वो उसका कम रहता है। सो स्टील्स हाई स्ट्रेंथ टू द वेट रेशो मेक इट लाइट वेट येट रोबस्ट चॉइस, रिड्यूसिंग द ओवरऑल लोड ऑन अ बिल्डिंग फाउंडेशन एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। तो आप एक पतला सा एक कॉलम देके स्टील का काम कर सकते हैं। आपके पास शायद होगी कवर टाइप की बनाई जाती हैं, आई नो कि जो स्टील की बनाई जाती हैं, तो उसमें आपने देखा होगा जो बार्स बनाए जाते हैं पतले होते हैं, लेकिन अगर वुड का बनाएंगे तो ज़्यादा आपको हैवी चाहिए होता है। स्ट्रक्चरल स्टील फ्रेमिंग सिस्टम होता है। स्टील फ्रेमिंग सिस्टम आर पॉपुलर चॉइस इन मॉडर्न बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ड्यू टू देयर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबल वर्सेटिलिटी। दिस सिस्टम यूटिलाइज लोड बेयरिंग स्टील मेंबर्स सच एज बीम, कॉलम, ट्रसेस टू क्रिएट अ रोबस्ट स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर द बिल्डिंग। द यूज ऑफ स्टील अलाउज टू large open spaces, taller ceilings and greater design flexibility compared to the traditional wood frame construction। तो ये बेसिक चीज़ें, इसमें आपको एक बार पढ़ लेना, आपको लाइक समझने का है, कुछ समझाने का है नहीं। रीइंफोर्स जो मैंने बात की थी, स्टील रीइंफोर्समेंट इन कंक्रीट, तो यही मैंने बताया। स्टील रीइंफोर्समेंट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। टाइपोलॉजिकली ये सब चीज़ें आपको जो मैंने डिस्कस किया था, दिस इज समथिंग द सेम थिंग। कनेक्शन का मतलब क्या होता है? जॉइंट्स जो बनाए जाते हैं, लाइक आपके पास एक स्टील बार है, उसको आप दूसरे से जॉइंट करेंगे, तो आप उसको वेल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ट भी कर सकते हैं, रिविट भी कर सकते हैं, पिन भी कर सकते हैं। वेल्ड का मतलब वेल्डिंग होती है, आपने देखा होगा कि जो चश्मा पहने होते हैं ब्लैक कलर का, वो वेल्ड करते हैं, ठीक है। सो वेल्ड भी किया जा सकता है। बोल्ट होते हैं, नट बोल्ट्स होते हैं, नट बोल्ट्स भी लगा सकते हैं। रिविट होता है, ये सब आपको पता है, ये एक फर्स्ट ईयर में जाओगे स्ट्रक्चर्स का एक सब्जेक्ट आएगा, और ये सब आप वहाँ पर पढ़ोगे। रिविट किया जा सकता है, पिन किया जा सकता है। पिन का मतलब ऐसा होता है कुछ इस तरह की लाइक ऐसा बनाया जाता है और पिन किया जाता है। कोरोजन प्रोटेक्शन फॉर स्टील, ये तो आप लोग जानते ही हैं। टू सेफगार्ड स्टील स्ट्रक्चर फ्रॉम कोरोजन अ रेंज ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स आर एम्प्लॉयड। दिस इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव कोटिंग सच एज पेंट। अगर मान लीजिए आपके पास कोरोजन फ्री नहीं है तो पेंट कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन मेथड होता है। स्टील क्लैडिंग की जा सकती है विच एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स। कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम यूजुअली सैक्रिफिशियल एनोड्स और इम्पोज करंट लीड टू, ये आप मुझसे बेटर जानते हैं। आपने शायद, अगर जो बच्चे, ये टॉपिक जो है ये 12th क्लास की NCERT में तो है, और आई गेस बायो की है, जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं मेरे हिसाब से इसी में ही है, ठीक है। बेसिक जानकारी आपको नाटक लेने की जरूरत नहीं है, कैसे प्रोसेस किया जाता है, बेसिक चीज़ें होती हैं। अब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब कि कैथोडिक कंडीशंस क्या होती हैं या अनोड क्या, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सस्टेनेबिलिटी एंड स्टील इन कंस्ट्रक्शन बारे में बात करें, रिसाइकलेबल होता है, आपने एक बार यूज़ किया है तो इट कैन बी रीयूज अगेन एंड अगेन। एनर्जी एफिशिएंट होता है, स्टील फ्रेमिंग रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि लाइट वेट होता है एक तरह से, तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, ईजी पड़ता है। ड्यूरेबल होता है, तो जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं विद द यूज ऑफ द स्टील, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। तो स्टील बिल्डिंग्स हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन, रिड्यूसिंग वेस्ट ओवर टाइम। तो एक बिल्डिंग 10 साल के लिए, एक बिल्डिंग 100 साल के लिए, सो देयर शुड बी अ डिफरेंस। द यूज ऑफ स्टील इन कंस्ट्रक्शन हैज बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस। स्टील इज अ हाईली रिसाइकेबल मटेरियल that can be reused repeatedly without compromising the structural integrity। अब ऐसा नहीं है कि आपने स्टील बार यूज़ करें, दोबारा यूज़ करें तो खराब हो जाएगा। लाइक ब्रिक के केस में ऐसा होता है, एक बार आपने न्यू ब्रिक यूज़ करी और आपको 20 साल के बाद उसको दोबारा यूज़ कर रहे हो, तो उसकी जो क्वालिटी होगी थोड़ी खराब हो जाएगी। बट इन द स्टील ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। Additionally, the manufacturing and transportation of steel component is relatively energy efficient compared to the other building material। अब आपको ब्रिक्स मंगानी है तो इतना बल्क का सा सामान आएगा, कितना सामान आएगा? स्टील के अंदर बार्स आएंगे, कोई भी रख के ले आएगा। Owing to its exceptional durable steel frame buildings also have an extended lifespan, minimizing the environment impact of the waste and new construction over time।
इसको तो खैर ये ट्रेंड इनोवेशन क्या है कि मॉड्यूलर आते हैं, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन आती हैं, ऑलरेडी पहले बना हुआ है, उसको जाकर सिर्फ असेंबल करना है। अडेप्टिव एंड फ्लेक्सिबल डिजाइन बना सकते हैं, सस्टेनेबल रिजोल्यूशन है, डिजिटल इंटीग्रेशन है, लाइक BIM सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये BIM एक फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BIM? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, इसको याद रख लीजिए। एंड अदर डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर ट्रांसफॉर्मिंग द डिजाइन, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ द स्टील बिल्डिंग कंपोनेंट। मेरा लाइफ का एक इंटरव्यू हुआ था IIT दिल्ली में, लाइक वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब थी एज एन आर्किटेक्ट। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन तो मुझे याद था, M का मुझे शायद में कंफ्यूज हो गया था कि नहीं, B का मुझे याद था और I का कंफ्यूज हो गया था, इन्फॉर्मेशन है या फिर कुछ इस तरह से कंफ्यूज हो गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। BIM सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइक विद द हेल्प ऑफ BIM सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि आपको वॉल्स, विंडोज, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सब दिए होते हैं, आपको सिर्फ पुट एंड ड्रैग करना होता है, पिक एंड ड्रैग करना पड़ता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं ये प्रॉपर कंस्ट्रक्शन एरिया के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको और भी इसके बारे में पता करना है तो सर्च करो गूगल में जाके कि सॉफ्टवेयर्स इन आर्किटेक्चर ArcGenesis, तो यू विल गेट अ फुल डिटेल वीडियो, पढ़ लो, क्वेश्चन बन जाते हैं, उसको भी देख लेना। इंट्रोडक्शन इन टू टिम्बर्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो ये बात की जा रही है कि भाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो टिम्बर का क्या यूज़ होता है। हमने डिस्कस किया था इन द लास्ट वीडियो द डिफरेंस बिटवीन वुड एंड टिम्बर। मैं फिर से बता देता हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा है। वैसे आपका काम ये है कि पुरानी वीडियो देख का आओ, नहीं देखी वैसे अलग अलग कंपोनेंट्स है, लेकिन देख जरूर लेना, क्योंकि फिर क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पार्ट्स आ जाए। ठीक है, देखिए जो वुड होता है ये काफ़ी जेनरिक वर्ड है। जो टिम्बर है इसको हम बोल सकते हैं यूजेबल पार्ट ऑफ वुड। जो वुड का यूजेबल पार्ट है वो है। अब राइटिंग के लिए बोलना भाई, जल्दबाजी में कितना ही कर सकता हूँ, इतना साफ तो मैं उससे ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगा मैं। तो हम बात कर सकते हैं, लेट्स से कि आपके पास ये एक ट्री है, ये ट्री है, राइट। तो जो ये वाला पार्ट है ये प्योर वुड है, सो दिस होल ट्री इज कॉल्ड एज अ वुड। लेकिन जो यूजुअल पार्ट है, लाइक इसका पार्ट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं आप, ये वाला कहाँ यूज़ करोगे, इसको हटा दो इस तरह से, ये जो फालतू का पार्ट है इसको हटा देंगे। अल्टीमेटली जो आपके पास ये वाला पार्ट बचा विद ये वाला पार्ट, लाइक इसको जो मैं डिवाइड करता हूँ हॉरिजॉन्टल में लाइंस में, सो दिस इज कॉल्ड एज अ टिम्बर। सो टिम्बर का मतलब क्या हुआ, जो वुड का यूजुअल पार्ट है। अब यूजेबल का मतलब होता है इन कंस्ट्रक्शन, इन फर्नीचर, ये किसी काम में। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू टिम्बर इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। टिम्बर अ नेचुरल है क्योंकि नेचर में आपको मिल जाता है। देयर इज नो नीड टू हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस एंड रिन्यूएबल सोर्स। मतलब क्या है कि एक बार आपने यूज़ कर लिया है तो उसकी जगह और ट्रीज आ जाएंगे। हैज़ प्लेड ए विटर रोल इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑफ फॉर सेंचुरीज। पुरानी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। आपको सबसे पुराना, लाइक अगर इंडिया के बारे में बात की जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, उसका नाम है धोलावीरा। और धोलावीरा के अंदर ये माना जाता है, माना कि एक्चुअली पता ही है कि वहाँ पर वुडन नोटिस बोर्ड देखने को मिला है। मतलब एक सिटी हुआ करता था धोलावीरा, तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था। अब बोर्ड में क्या लिखा हुआ है ये नहीं पता है। ये जो बोर्ड है ये आपको आर्ट्स गैलरी मिल जाएगा जो दिल्ली में है। मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने सुना है, किसने मुझे बताया था कि जो बोर्ड है ये म्यूज़ियम में रखा गया है दिल्ली के। यहाँ पॉइंट क्लियर है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद जो हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं, मुझे एक याद है कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक पर्सन था, उसका नाम था मेगास्थनीज। उसने एक बुक लिखी थी इंडिका, INDICA। ये क्या था, ये ग्रीक एम्बेसडर था जो इंडिया में रहता था। तो इंडिया में रहने के बाद उसने कई सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी और उसने सब कुछ बताया कि इंडिया में ऐसा होता है, ये होता है। तो इसमें इंडिका के अंदर उसने बताया कि अशोका का एक रॉयल पैलेस है जहाँ पर अशोका रहता था। और अशोका नहीं, इट वॉज अशोका, नाम मुझे शायद मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मिलती है कि यहाँ पर एक रॉयल पैलेस हुआ करता था जो 3 स्टोरी का था, मतलब 3 मंजिला मकान हुआ करता था जो पूरा का पूरा वुड का ही बना हुआ है। और उसने कंपेयर किया कि दिस पैलेस वाज लाइक ही कंपेयर्ड विद द हेवन।
तो आप समझ सकते हो कि वुड का ऐसा नहीं आज से है, बहुत पुराना सोर्स सेंचुरीज में देखने को मिलता है. इट्स वर्सेटाइल स्ट्रेंथ एंड एस्थेटिक्स अपील मेक इट अ पॉपुलर चॉइस फॉर वेरिंग बिल्डिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम रेजिडेंशियल टू द कॉमर्शियल स्ट्रक्चर्स. आप कहीं भी जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है. पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगता है वुड पर काम करना. मैं एक रूरल फैमिली से बिलोंग करता था, लाइक अब आज भी करता हूँ. मेरी जो मेरे चाचा जी हैं या फिर जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो आज भी गांव में रहते हैं. ग्रैंडफादर तो आप नहीं हैं हमारे बीच में, तो एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास भी है. तो हम क्या करते हैं 7-8 दिन में 15 दिन के अंदर मैं जाता हूँ वहाँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ. तो इट्स गिव अ फ्री टाइम फ्रॉम माई वर्क कल्चर. तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है लाइक प्लांटेशन, गार्डनिंग, ट्रीज, वेजिटेशन, ये सब चीज़ों करना. तो जो एक्चुअली पर्सनली आपके भी कुछ चॉइस हो सकती है, और मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में भी कि आपको कौन सा बिल्डिंग मटेरियल पसंद आता है. अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे जो बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है वो लगता है वुड प्लस सीमेंट का. मतलब सीमेंट का जो कलर इतना प्यारा लगता है मुझे, ग्रे कलर का है, वो है ही उस चीज़ में. इसके पीछे रीज़न बोला जा सकता है क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन CCA से हुई है. तो चंडीगढ़ के अंदर आपको ब्रूटलिज्म देखने को मिलेगा, और ली कॉर्पोरेशन ने काफ़ी प्रमोट किया है. तो सीमेंट का काम वहाँ पर ज़्यादा हुआ है तो हो जाता है. वुड मेरा वैसे ही है. तो मुझे जो बेस्ट लगता है लाइक वुड और सीमेंट कॉम्बिनेशन. कभी सर्च करना वुड सीमेंट इन इंटीरियर्स, तो आपको गूगल पर देखने को मिल जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है, चलो अब इस आते हैं प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टिम्बर. डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ होती है. सो द टिम्बर एग्जिबिट्स अ वाइड रेंज ऑफ द डेंसिटीज एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेकिंग इट सुटेबल फॉर डाइवर्स स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन. डेंसिटीज का डिपेंड करता है, जैसे हमने बात की थी, सॉफ्टवुड ट्रीज होते हैं और हार्डवुड ट्रीज होते हैं. इनको ज़्यादा टाइम लगता है लाइक 10 to 20 ईयर्स टू मैच्योर. एक जो ट्री को मैच्योर होने में 10 से 20, 25, 30 साल लग जाते हैं. सागवान को बोला जाता है 30 ईयर्स लगते हैं लगभग. सॉफ्टवुड जो होता है इसको लगभग 5 से लेकर 10 साल में ये प्योर मैच्योर हो जाता है. इसकी जो वुड होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, बट इट इज़ एक्सपेंसिव. ये लोड बेयरिंग ज़्यादा ले सकता है, लाइक इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक्सपेंसिव होता है. ठीक है, इसको फायर इजीली कैच कर लेती है, लाइक जल्दी इसको जला देगी वो. और जो हार्डवुड होती है थोड़ा टाइम लगता है. ठीक है, सो इट्स कम विद डिफरेंट डेंसिटीज. तो ये क्या होगा, ये लाइट डेंसिटी होगी, ये आपको हैवी डेंसिटी का देखने को मिलेगा. एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेकिंग इट लाइक, तो ग्रेन्स एंड टेक्सचर आते हैं. सो डिफरेंट ट्रीज होते हैं, उनकी डिफरेंट पैटर्न्स होता है, स्मेल होती है, इवन उसकी हर चीज़ अलग अलग भी आती है. राइट, सो डिस्टिंक्ट ग्रेन पैटर्न एंड नेचुरल टेक्सचर ऑफ द टिम्बर प्रोवाइड अ यूनिक एस्थेटिक क्वालिटीज एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स वर्सटैलिटी. ठीक है, थर्मल एंड एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं. तो हम जानते हैं टिम्बर हैज़ अ फेवरेबल थर्मल एंड एकॉस्टिक इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़. तो जैसे मैंने बात की थी, जो स्टील था वो इतना इंसुलेशन का काम नहीं करता है, राइट, ये लेकिन ये इंसुलेशन का काम करती है, हेल्पिंग टू रेगुलेट इंडोर टेम्परेचर एंड रिड्यूस नॉइस लेवल. ठीक है, सो ड्यूरेबल भी है एंड वेदरिंग है. सो विद प्रॉपर ट्रीटमेंट. अब ऐसा नहीं है कि आपने एक ट्री काटा उसको अपना फर्नीचर में यूज़ कर लिया, तो उसको आपको एक तरह ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा. टिम्बर कैन बी हाईली ड्यूरेबल, रेसिस्टिंग डिटोरेशन एंड वेदरिंग ओवर टाइम. एक्चुअली क्या है, अगर मैं आपसे बात करूँ टिम्बर को, एक तो इसको मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर मतलब वाटर और एयर, ये दोनों साथ साथ नहीं मिलने चाहिए. जहाँ पर भी मॉइस्चर एंड एयर मिलेगा ना तो टिम्बर खराब होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ताजमहल की जो फाउंडेशन है वो पाइल फाउंडेशन का बना हुआ है, लाइक जो उसकी फाउंडेशन है वो टिम्बर की है, वुड की बनी हुई है. लेकिन बिकॉज वहाँ पर यमुना रिवर फ्लो करती है साइड में, तो वहाँ पर वाटर तो है बट एयर नहीं है, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं. बट बिकॉज ऑफ द ड्राई ऑफ द वाटर रिवर्स, अब ये प्रॉब्लम हो सकती है आगे, क्योंकि पानी सूख रहा है यमुना रिवर का, तो यहाँ पर अब वाटर मिल गया और मॉइस्चर मिल गया, तो वाटर भी है और एयर भी है, तो शायद फाउंडेशन ख़राब हो सकती है. तो आपको बताऊँ, एक टिम्बर हो गया, वुड हो गया, उसको वाटर और एयर दोनों एक साथ काम करेंगे तब प्रॉब्लम करता है. सेम केस है वेनिस सिटी का भी है. वेनिस में भी ऐसा ही है कि अगर जो वेनिस है उसकी जो फाउंडेशन बनी गई है वो वुड की बनी हुई है. अभी तक क्या था, बिकॉज ऑफ दी वाटर लेवल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब क्या होता है कि अब वाटर लेवल डाउन हो गया है कहीं कहीं पर भी, तो उससे क्या होता है, जो उनकी जो फाउंडेशन है एक्सपोज हो गई है, तो वाटर भी है और एयर भी है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है डिक्लाइन कर रही है. ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टिम्बर इन कंस्ट्रक्शन क्या है. सो टिम्बर इज अ वर्सेटाइल एंड रिन्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल दैट ऑफर्स न्यूमेरियस एडवांटेजेस इन कंस्ट्रक्शन. इट इज लाइट वेट येट स्ट्रॉन्ग, तो प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी वाइल रिड्यूसिंग द ओवरऑल वेट ऑफ ए बिल्डिंग. आपको ये जो लाइन है ना, ये लाइन को समझना चाहिए जापान के कंटेक्स्ट में.
जापान एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। एक वीडियो मैंने डाली भी है, मुझे याद है कि आर्किटेक्चर इन जापान, आर्कजेनेसिस सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। तो मैंने डिस्कस किया कि जापान में क्या इनोवेशन की गई है, क्या कैसा अडोप्ट किया है कि वो इन सब चीज़ों के साथ भी एक अच्छा आर्किटेक्चर कंटिन्यू कर पा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टिम्बर कंस्ट्रक्शन इन जापान। क्यों? बिकॉज काफ़ी लाइट वेट होता है और लेकिन स्ट्रॉन्ग रहता है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, रिड्यूसिंग जो है उसका वेट है ओवरऑल कम रहता है। तो इन केस ऑफ अर्थक्वेक गिरेगा भी तो कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, दोबारा यूज़ किया जा सकता है। सो टिम्बर हैज़ ऑल्सो एक्सेलेंट इंसुलेशन प्रॉपर्टी, helping to improve air efficiency, energy efficiency, and reducing heating and cooling cost. Additionally, timber is a sustainable choice as it can be sourced from a responsibly managed forest. अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जंगल साफ कर दिया, बट हाँ अगर आप एक लिमिट में उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो ये सस्टेनेबल है। The natural aesthetics of timber can also enhance the visual appeal of the structure, making it proper choice for both modern and traditional architecture design. पहले तो आपको सब देखने को मिलता ही था, अगर आप उत्तराखंड जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, तो जहाँ पर इवन केरला के अंदर भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको बैम्बू एक्चुअली उसमें ग्रास कैसे काउंट किया जाता है, लेकिन आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर आपको एक टिम्बर अच्छा खास देखने को मिलेगा, दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगा, बेंगलोर में कम मिलेगा क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है और कुछ और मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। टिम्बर फ्रेमिंग एंड स्ट्रक्चर एप्लीकेशन क्या है? पोस्ट एंड बीम कंस्ट्रक्शन है, वही वाली बात कर रहा है। पोस्ट का मतलब यहाँ पर कॉलम्स है, column and beam construction है। timber framing uses large heavy post and beam to create a sturdy structural frame, often with decorative elements. This method can also be used in building for centuries and is known for its durable and aesthetical appeal. timber truss बनाए जा सकते हैं, timber shear wall बनाई सकती है। shear wall का मतलब होता है, इसको बोलते हैं लोड बेयरिंग वॉल, जो पूरी मेन बिल्डिंग होती है और मेन बिल्डिंग वॉल का जो लोड पड़ता है उसको बोलते हैं शेयर वॉल। टिम्बर क्लेडिंग की जाती है, एक्सटीरियर फिनिशेस किए जाते हैं। लाइक जैसे मैंने आपसे बात की कि मुझे अच्छा लगता है टिम्बर, तो अगर मान लीजिए मुझे अपने लिए बनाना होगा तो मैं ट्राई करूँगा कि टिम्बर फिनिश कैसे को देखने को मिल जाए। सो टिम्बर क्लैडिंग का मतलब क्लैड की गई है, बाहर देखो लगाई गई, इज ए पॉपुलर चॉइस फॉर एक्सटीरियर बिल्डिंग फिनिशेज, ऑफन अ नेचुरल, warm and aesthetically pleasing appearance. Wooden sidings and panels can be used for cover the exterior wall, adding insulation and weather protection for the structure. Timber cladding is available in a variety of the species, textures and finishes. तो सबसे वाली बात है, अलग जो बना रहा है, मैन्युफैक्चर की जा रही है, तो इट विल कम विद डिफरेंट साइजेस होंगे, स्पेसिफिक्स अलग आएंगे, टेक्सचर अलग रहेगा, अलाउइंग फॉर अ रेंज ऑफ द डिजाइन पॉसिबिलिटीज. इट कैन बी ट्रीटेड एंड फिनिशेड टू एनहांस ड्यूरेबिलिटी एंड वेदर रेजिस्टेंस, मेकिंग इट अ ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग एक्सटीरियर सॉल्यूशन. ठीक है, इसमें आपको ये सब याद नहीं करना, आपको समझना है, राइट. मेरा तरीका ऐसा रहता भी नहीं है कि कुछ आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, होता है मुझे लिखना पड़ता है प्रेजेंटेशन में, बिकॉज मुझे एक्सप्लेन करना है, लेकिन आपको सिर्फ समझ में ही आना चाहिए. टिम्बर फ्लोरिंग की जाती है, इंटीरियर फिनिशेज होती हैं, लाइक टिम्बर फ्लोरिंग आपको देखने को मिलेगी. ये क्या होता है, इंसुलेशन का काम करता है. जहाँ पर आपको कोल्ड देखने को मिलेगी, सो वहाँ पर एडवाइस किया जाता है कि आप टिम्बर फ्लोरिंग कर दो. उससे क्या होता है कि आप चल लोगे ना तो लाइक नेकेड आप जो आपके पैर हैं, आपने कुछ स्लीपर्स या शूज़ नहीं पहने हुए हैं तो इतना ठंडा नहीं लगेगा इन कंपैरिजन ऑफ द सीमेंट और अदर टाइल्स. So timber flooring and interior finishes are essential elements in creating a warm, inviting and visually appealing living spaces. Hardwood floors, paneling and trim add natural beauty and timeless charming to any architecture style. लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. केयरफुली सिलेक्शन ऑफ टिम्बर स्पेसेस, फिनिशेस एंड इंस्टॉलेशन टेक्निक्स कैन एनहेंस द फंक्शनलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द इंटीरियर फिक्चर्स. ये तो साफ सा पॉइंट है कि आप कौन सा बिल्डिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं. अब ऐसा नहीं ना सीमेंट एक तरह का आता है, सीमेंट्स की भी डिफरेंट कंपनीज आते हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनकी क्वालिटीज अलग अलग है. एसएमजी वुड भी है, तो वुड के अंदर तो डिफरेंट ट्रीज आते हैं, तो देखना पड़ता है कौन से ट्री की कौन सी क्वालिटीज़ हैं. टिम्बर सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या है, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. अगर आप उसको एक लिमिट तक एक्सप्लोर करते हो तो तभी है. अब ऐसा नहीं कि अमेजोन के जो फॉरेस्ट है उनको काट दिया गया और बोल रहे हैं कि हम टिम्बर यूज़ कर रहे हैं, इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. हाँ भाई थी, लेकिन आपने खत्म कर दिया. तो एक्सप्लोटेशन शुड बी in a certain limit. So timber is a renewable resource as trees can be replanted and regrown, making it a more sustainable building material compared to the non-renewable options like the steel and concrete. तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, मतलब क्या होता है, जो इसका मतलब क्या होता है, जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड को आप जानते हैं कि एक ट्री है मेरा, ये लाइक इट्स अ ट्री, तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रखेगा अपने अंदर और उसको ऑक्सीजन बना देगा. उसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. सो ट्री एब्जॉर्ब
carbon dioxide during growth and store the carbon within the timber, reducing the overall carbon footprint of the timber construction. ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी है. सो टिम्बर प्रोडक्शन और टिम्बर बिल्डिंग्स ऑफन हैव हाई सुपीरियर थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो सिर्फ इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपका रूम में आपको कंफर्टेबल टेम्परेचर एसी से मेंटेन करना पड़ रहा है एंड यू आर हैविंग अ टिम्बर क्लैडिंग और समथिंग, तो उससे क्या होगा कि आपको एनर्जी जो चाहिए होगी वो कम लगेगी बिकॉज इट इज एक्चुअली वर्किंग एज अ इंसुलेशन मटेरियल. सो रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम हीटिंग एंड कूलिंग कंपेयर टू द अदर मटेरियल. End of life recycling. So timber can be easily recycled or repurposed at the end of the building life, further minimizing the environmental impact of the timber construction. आप उसको कुछ ना हो तो अल्टीमेटली इसको तो ऐसा ईंधन यूज़ किया ही जा सकता है. मैं जब यूज़ करता हूँ तो मैं इसको फायरवुड की तरह यूज़ करता हूँ, लाइक बोन फायर में. आई लव ट्रैवलिंग, तो मुझे क्या होता है अगर मान लीजिए कोई पुरानी चीज़ें होती हैं, लाइक मुझे याद है कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे, जब मतलब उनकी जो उनके ज़माने की बात थी, लाइक अराउंड 60-70 ईयर्स बैक, तो उन्होंने जो डोर्स बनाए थे ख़राब हो चुके थे. तो मैंने क्या किया, उनको यूज़ कर लिया उसको लाइक बोन फायर में. तो अल्टीमेटली इनको एज अ ईंधन एज अ फ्यूल तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन कई बार में दोबारा भी इनको यूज़ किया जा सकता है. कितने स्लाइड्स हो रहे हैं अभी हैं, चलो ठीक है, सो खत्म कर लेते हैं. अभी कोई जरूर नहीं है इट इज सेकंड पार्ट और द लास्ट पार्ट. अभी हम लोग थर्ड पार्ट भी लेकर आ सकते हैं. इसी के साथ साथ अभी जो क्वेश्चंस हैं अभी जो मैंने देखे नाटक के अंदर, सो दे आर आस्किंग वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कि ऐसा कौन सा मटेरियल था जो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले नहीं था, उसके वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा कुछ हो गया. तो आपको मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं बट दे आर नॉट स्टिक ओनली टू द बिल्डिंग मटेरियल्स. ऐसे बिल्डिंग मटेरियल से अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो अलग हैं, लाइक इंटरेस्टिंग है. थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, लेकिन देखते हैं, डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर. आप रेस्पॉन्स देते हो. देखो मुझे ये पता है कि अगर मैं वीडियो 8 से 10 मिनट की बनाऊंगा तो मेरे लिए ईजी रहेगा, लेकिन मुझे पता है कि ये आपके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है. ठीक है, मुझे बताना ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कितना अच्छा लगता है ना बच्चों के लिए भी कि अच्छा ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये कर लो, हो जाएगा, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं. आप बच्चों को ऐसा बताने क्या फ़ायदा. हाँ, मेरी जो वीडियोज़ का फॉर्मेट है, मैं पहले जो पुरानी वीडियोज़ देखोगे तो मेरी वीडियोज़ ऐसे ही हुआ करती थी, 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटे की वीडियोज़ हुआ करती थी. लेकिन ठीक है, अब बच्चों का ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा फिर उसके बाद, तो फिर मैंने सोचा ठीक है क्यों नहीं मेहनत करनी. लेकिन ठीक है, मुझे ज़्यादा बच्चे चाहिए भी नहीं, लेकिन जो बच्चे रेगुलर देखते हैं और जिनको क्वालिटी कंटेंट पसंद है कि ठीक है उनके पास टाइम है, तो उनके लिए वीडियोज़ हैं. इसलिए हैं कि बच्चा अगर ये पढ़ लेगा तो उसको फिर कहीं और जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की. ठीक है, एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियोज़ नहीं है कि मैं खड़ा होकर नाचने लग जाऊँ और आपको या गाना सुनाने लग जाऊँ और आपको सही आ जाएगा. एजुकेशनल वीडियोज़ जब बनाई जाती हैं अच्छे ही लेवल पर बनाई जानी चाहिए, लंबे टाइम के लिए बनानी नहीं चाहिए और डिटेल में डिस्कस करना चाहिए. बिल्डिंग कोड्स और बताना बहुत आसान होता है ना, किसी को गाइड करना बहुत आसान होता है, लेकिन समझाना वो उतना ही थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, सो बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशन फॉर द टिम्बर कंस्ट्रक्शन, फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम है जब कहीं किसी बिल्डिंग में अगर फायर कैच हो जाती है, आग लग जाती है, तो भाई साहब इसका लॉस समय देखने को पड़ता है, पूरी बिल्डिंग जल सकती है. स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, सस्टेनेबल रेगुलेशन. अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई फॉरेस्ट लिया पूरा काट दिया तो एक लिमिट के बाद वो भी नहीं आएगा. एस्थेटिक गाइडलाइंस है. सो लोकल डिजाइन गाइडलाइंस में रेगुलर द विजुअल अपीयर्स ऑफ द टिम्बर क्लैडिंग फिनिशेस एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन टू प्रिजर्व द कैरेक्टर टू द बिल्ट एनवायरनमेंट. टिम्बर प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस में बात करते हैं तो वुड का ट्रीटमेंट होता है. सो अप्लाइंग प्रिजर्वेटिव्स ट्रीटमेंट्स टू टिम्बर कैन सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड इट्स लाइफ स्पैन बाय प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट रोड्स, फंगस एंड इंसेक्ट डैमेज. देखा हो दीमक लग जाती है या कीड़े लग जाते हैं ना, कैसा चीज़ें होती हैं उसके अंदर. इवन ये आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको डैम्प होगी, मतलब सीलन देखने को मिलेगी, मॉइस्चर और एयर जहाँ भी देखने को मिलेगी. मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, लाइक मुझे ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद है, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो दिमाग तो आर्किटेक्चर वाला रहता ही है ना हम लोगों का. तो मैं नोटिस करता हूँ कि जहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ती है तो वहाँ की जो वुड होती है, लाइक इन स्पेशली द हिमालय रीजन्स, हिमाचल में जाओगे तो वुडन आर्किटेक्चर अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा. जो उनके होटल्स होते हैं, जो आपको रूम मिलता है, अगर वहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली नहीं आ रही है तो उसके अंदर गंदी स्मेल आती है, सीलन जैसी स्मेल आती है, वो दिख जाता है कि यहाँ है. तो वेदर प्रोटेक्शन है, सो प्रॉपर वाटर प्रूफिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर पानी पड़ रहा है तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, वाटर एंड एयर मिल रही है तो दिक्कत है. सच एज कोटिंग करनी पड़ती है. ये सब इसको एक तरह से एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करता है. रेगुलर इंस्पेक्शंस हैं, सो देखना पड़ता है. वैसा नहीं अपना बना दिया है उसके बाद आप भूल जाओ, तो आफ्टर 2-3 ईयर्स आपको देखना पड़ता रहता है कि हाँ अच्छा प्रॉब्लम पड़ रही है तो हम ठीक कर सकते हैं. सो रूटीन इंस्पेक्शंस कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल इशूज अर्ली एंड अलाउिंग फॉर द टाइमली मेंटेनेंस टू प्रिवेंट कॉस्ट रिपेयरिंग डाउन द लाइन. ऑनगोइंग मेंटेनेंस बेसिक चीज़ें ये पढ़ लेंगे आप. ट्रेंड एंड इनोवेशन टिम्बर बिल्डिंग में क्या है. द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज विटनेसिंग अ सर्ज इन द एडॉप्शन ऑफ द इनोवेटिव टिम्बर बेस्ड बिल्डिंग सॉल्यूशन. ठीक है, ये कुछ खास नहीं है, आप देख लेना इसको. लाइक 3D प्रिंटिंग के बारे में बात की गई है ना.
थके हुए तो नहीं हो? ज़्यादा स्लाइड बची नहीं है, 75 हमारी स्लाइड हो चुकी हैं एंड टोटल 87 स्लाइड्स हैं अभी तक। उसके बाद कुछ और मटेरियल रह जाएंगे अपने, उनको भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। 1 मिनट का पॉज ले लेते हैं यहाँ पर, सो दैट कि आपको भी ब्रेक मिल जाए। लाइव क्लासेस का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो माइंड है ना वो एक्टिव रहता है। अभी क्या हो रहा है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप इसको सुन रहे हैं, सो इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन। तो इसके लिए काफ़ी डिटेल्ड और डेडिकेशन मेहनत लगती है। तो जो बच्चे इस वीडियो के यहाँ तक रुके हुए हैं, तो आप समझ सकते हो यू आर वेरी सीरियस इन लर्निंग न्यू थिंग्स, क्योंकि इतना अटेंशन होता नहीं है लोगों का नॉर्मली। चलिए देखिए, आपने पक्का देखी होंगी शीट्स, इनको बोलते हैं AC शीट। ठीक है, ACM मतलब क्या है? एस्बेस्टोस कॉन्टेनिंग मटेरियल्स, ड्यूरेबल होती है। ACM जो होते हैं हाईली रेसिस्टेंट टू द हीट, तो ऐसा नहीं कि गर्मी होगी तो एकदम ख़राब हो जाएंगे। फायर, आग जल्दी नहीं पकड़ते हैं। केमिकल्स में नुकसान कम होता है। मेकिंग दैम अवेलेबल फॉर इंसुलेशन एंड फायर प्रूफिंग। ठीक है, तो इंसुलेशन काम भी करते हैं, फायर प्रूफिंग काम भी करते हैं। वाइड स्प्रेड यूज़ है। ACMs वर कॉमनली यूज इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक सीलिंग टाइल्स, फ्लोर टाइल्स एंड सीमेंट शीट ड्यू टू देयर डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। हेल्थ कंसर्न के बारे में बात करें, हाउएवर एक्सपोजर टू दी एस्बेस्टोस फाइबर्स कैन पोज सीरियस हेल्थ रिस्क लीडिंग टू ए फेज आउट ऑफ द ACMs इन अ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन। एक्चुअली आपने ये शीट देखी होंगी, इनको बोला जाता है AC शीट। ठीक है, तो जहाँ पर मैं रहता हूँ, लाइक अपने फैमिली के साथ रहता हूँ। पहले मैं दिल्ली का ऑफिस था, देन आई शिफ्टेड टू माई होम। तो यहाँ पर क्या है कि जो मैं आपको बताऊँ, लाइक हमारा एक घर है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है। तो नीचे क्या है, दिस इज़ आगजा एनालिसिस। यहाँ पर मेरा स्टूडियो है, यहाँ पर मेरा बेडरूम है, और नीचे मैं रहता हूँ विद माई फैमिली, लाइक मी एंड माई वाइफ एंड माई बेबी। ऊपर क्या है, बिल्कुल सेम ऐसे बनाया गया है, और यहाँ पर मेरे मम्मी पापा रहते हैं। इसके ऊपर खाली हुआ करता था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, मैंने यहाँ पर जिम बनवाया अपना। भाई करता नहीं हूँ जिम, लेकिन हम बनवाया है। टाइम मिल नहीं पाता है, लेकिन जो इक्विपमेंट्स वगैरह रखे हैं। तो यहाँ पर AC शीट्स हम लोगों ने लगवाई थी। एक्चुअली यहाँ पर लेंटर लगवाने का था प्रोग्राम, बट मैं काफ़ी बिजी चल रहा था, और पापा भी इस टाइम पर फ्री नहीं थे। तो उसे कवर करने के लिए हम लोगों ने सोचा ठीक है, इसको अभी के लिए हम लोग AC शीट लगवा देते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा इस तरह की शीट्स। तो AC शीट्स आर मेड विद कंबाइनिंग एस्बेस्टोस फाइबर्स विद सीमेंट, क्रिएटिंग ए ड्यूरेबल एंड वेदर रेसिस्टेंट बिल्डिंग मटेरियल्स। एप्लीकेशंस कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। शीट्स वर कॉमनली यूज फॉर द रूफिंग, साइडिंग एंड अदर एक्सटीरियर बिल्डिंग कंपोनेंट ड्यू टू देयर स्ट्रेंथ एंड रेसिस्टेंस टू वेदरिंग। कंसर्न क्या है? यूज ऑफ एस्बेस्टोस इन दीज शीट्स has raised health and environment concern leading to the increased regulation or replacement with a safer and alternative। इसको इतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ठीक है, ऐसा भी नहीं है वो नुकसान देता है, पर यह है कि जल्दी काम हो जाता है। आपको आपको ऑर्डर करना होता है, और जो मैन्युफैक्चरर है आपको डिलीवर करा देगा, उसको उठा के सिर्फ रखना होता है, सस्ता हो जाता है काम। दूसरा एक रीज़न और था, लाइक इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये होता है क्योंकि बिकॉज ये सबसे ऊपर था, हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं यहाँ पर। लेकिन जब रेनफॉल होती है तो उसके ऊपर जब बारिश की आवाज़ आती है ना, बूंदें होती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, लाइक एक अलग साउंड जनरेट होती है। ये मेरा खुद का पर्सनल वो है। एक शीट बताइए, तो कंपोजिशन है, एप्लीकेशन कंसर्न में डिस्कस कर लिया है। नाउ और चीज़ देख लेते हैं। कोर का आपने सुना होगा, ये आपने देखा होगा, नॉर्मली वाइन बोतल में लगाया जाता है, और वर्सेटाइल मटेरियल है। तो वाइन स्टॉपर्स लगाए जाते हैं, लाइक जो वाइन की बोतल होती है उसको अच्छा बनाने के लिए लाइक ऐसा होता है, तो यहाँ पर कोर लगाया जाता है। सो कोर्क इज अ वेल नोन फॉर इट्स यूज इन वाइन बॉटल स्टॉपर्स, प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव सील वाइल अलाउइंग द वाइन टू एज प्रॉपर्ली। मतलब ये है कि वाइन जितनी पुरानी होती है अच्छी मानी जाती है। अब ऐसा क्यों है तो मुझे भी नहीं पता है। बिल्डिंग इंसुलेशन है, तो कोर्क लोज थर्मल कंडक्टिविटी मेक इट एन एक्सीलेंट इंसुलेशन मटेरियल वॉल फ्लोर। तो यहाँ पर बिल्डिंग में कहाँ यूज़ की जा सकती है? थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या है? लो थर्मल कंडक्टिविटी, इसका मतलब इंसुलेशन काम करती है। तो इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग वॉल बनाने में, फ्लोर लगाने में, रूफ के लिए, इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग्स। ठीक है, एरोनॉटिक्स में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कोर्क सच एज इट्स लो वेट, कितना हल्का होता है, वो लाइट वेट होता है, एंड शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटीज। तो इसमें कुछ गिरेगा भी तो शॉक एब्जॉर्ब काम करता है, मेकिंग इट यूजफुल इन एरोस्पेस एप्लीकेशन लाइक एयरक्राफ्ट पार्ट्स में यूज़ किया जाता है। सस्टेनेबिलिटी है, कोर्क इज रिन्यूएबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स एज इट कैन बी हार्वेस्ट फ्रॉम दी कोर्क ओक ट्रीज विदाउट डैमेजिंग द ट्री। तो मतलब क्या है कि बिना ट्री को नुकसान पहुंचाए आप उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल है ये। माइका देखने में कुछ ऐसा होता है, सोर्स नेचुरल मिनरल है। तो माइका आपको अगर मैं फैक्ट बताऊं जीके का, अगर आप याद करना चाहते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा माइका की जो प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में। जो बच्चे आंध्रा के हैं वो शायद इस फैक्ट को जानते होंगे। कंपोजिशन में क्या है कि माइका इज अ ग्रुप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स कंपोज्ड ऑफ वेरिंग अमाउंट ऑफ द पोटेशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड वाटर। माइका इज नोन फॉर द यूनिक प्रॉपर्टीज सच एज हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेशन। तो आप समझ सकते हैं, ना तो करंट पास करता है ना ही ये टेम्परेचर, फ्लेक्सिबल है एंड रेसिस्टेंट टू द हीट एंड केमिकल्स। माइका फाइंड यूज इन अ वाइड रेंज ऑफ द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, पेंट्स में यूज़ किया जाता है, कोटिंग में यूज़ किया जाता है, एज अ फिलर इन द प्लास्टिक एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो लिमिट तो खैर नहीं है। फिर एक नया मटेरियल आता है चाइना क्ले, आपने देखा भी होगा, उसको बोलते हैं काओलिन बोलते हैं। सो नेचुरल एक्रेंस है, काओलिन इज नोन एज अ चाइना क्ले इज नेचुरली ऑकरिंग मिनरल दैट इज रिच इन क्ले मिनरल क्योलिनाइट। ये आपने सुना होगा, जो चाइना क्ले के पोर्ट्स आते हैं, गमले आते हैं, टाइल्स आती हैं, इस तरह की सेरेमिक एप्लीकेशंस आती हैं। तो चाइना क्ले इज की टू इंटीग्रेट द प्रोडक्शन ऑफ द पर्कोलिन के सेरेमिक एंड अदर हाई क्वालिटी पोर्ट्री आइटम्स। पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। पेपर मतलब जो आप यूज़ करते हो नहीं, डिफरेंट तरह का पेपर आता है तो उसके अंदर भी हम यूज़ करते हैं। पेंट एंड कोटिंग के अंदर भी ये यूज़ की जाती है। जिप्सम, आपने जिप्सम बोर्ड का नाम सुना होगा। तो जिप्सम जो है, मुझे याद है कि जिप्सम जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान में बनता है। ये माना जाता है, गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 99% आई एम करेक्ट, 90% ऑफ द इंडियाज प्रोडक्शन ऑफ जिप्सम कम फ्रॉम राजस्थान ओनली। और स्टेट क्या है? गुजरात। ऑफ कोर्स राजस्थान के आसपास गुजरात है तो यहाँ पर देखने को पड़ेगा। सो जिप्सम अ वर्सेटाइल मिनरल। नेचुरल फॉर्मेशन है, जिप्सम इज अ नेचुरली अकरिंग मिनरल दैट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम सल्फेट इन वाटर बॉडीज। तो कैल्शियम सल्फेट डिपोजिट हो जाता है वाटर बॉडीज में, बनाते हैं। ट्राइबल प्रोडक्शन होता है, ये हमें जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे आपसे। सीमेंट एडिटिव यूज़ किया जाता है, मतलब हम सीमेंट में इसको यूज़ करते हैं। मतलब क्या है कि जिप्सम को अगर हम सीमेंट में यूज़ करते हैं तो इसको रिटार्डर बोला जाता है। ये जो सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का, उसको स्लो कर देता है। ठीक है, जिप्सम इज ऑल्सो यूज्ड एज एडिटिव इन सीमेंट प्रोडक्शन हेल्पिंग टू कंट्रोल द सेटिंग टाइम, मतलब इसको स्लो कर देता है। जो बढ़ाने काम करते हैं उसको बोलते हैं कैटलिस्ट, जो स्लो का काम करते हैं उसको बोलते हैं रिटार्डर्स। इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइनल प्रोडक्शन। कहाँ का यूज़ किया जा सकता है? कहीं भी यूज़ कर लो, वॉल पर लगा लो, देखो ये भाई साहब लगा रहे हैं इसको उधर, इस तरह के। MDF का नाम सुना होगा। इट इज़ नॉट MDH मसाला, इट इज़ MDF। MDF नहीं है ये, MDF तो वैसे भी न्यूज़ में आजकल, सिंगापुर कई सारी एजेंसीज ने अब FSSAI फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला है कि अच्छा हम देखते हैं। इंडिया के अंदर ये चीज़ होती है कि इतना हेल्थ कंसर्न है नहीं। बाहर की चीज़ें जो बाहर के सिंगापुर है, अमेरिका है, ये सब लोग बोलते हैं कि इतने सीरियस है अपने सिटीजन्स के लिए कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं, लेकिन तो ये इंडिया में चल रहा है सब। MDF का मतलब होता है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, फुल फॉर्म भी इसकी याद कर लीजिए, हमसे क्लियर है। कंपोजिशन, ब्रेकिंग डाउन हार्डवुड और सॉफ्टवुड रेसिड्यूज इन टू वुड फाइबर्स। होता क्या है कि आपके पास एक वुड है, जो वेस्ट होता है वुड का, एक ज़्यादातर वेस्ट यूज़ किया जाता है, या नॉर्मल वुड भी यूज़ की जा सकती है। हार्डवुड हो गया, सॉफ्टवुड हो गया, उसको जो रेसिड्यू पार्ट्स छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है। उसके बाद उसको रेजिन एंड वैक्स लगा के उसको कंप्रेस कर दिया जाता है और एक तरह से बोर्ड आपको बना कर दे देते हैं। ये मीडियम डेंसिटी का होता है, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड भी आता है। एप्लीकेशन क्या भी यूज़ कर सकते हो। MDF इज ए कॉमनली यूज इन फर्नीचर, कैबिनेटरी, मोल्डिंग एंड अदर इंटीरियर बिल्डिंग कंपोनेंट। बेनिफिट क्या है? MDF ऑफन ऑफर्स एडवांटेज सच एज डायमेंशनल स्टेबिलिटी, इसके प्रॉपर किसी साइज में बना सकते हो। ठीक है, रेसिस्टेंट टू वॉर्पिंग एंड कंसिस्टेंट यूनिफॉर्म अपीयरेंस कंपेयर टू द नेचुरल वुड। तो नेचुरल वुड के अंदर आपको एक टेक्सचर देखने को मिलेगा, हो सकता है कि उसके अंदर इतनी क्लैरिटी ना हो, लेकिन जो MDF है सेम क्वालिटी का, सेम टेक्सचर का, किसी भी साइज़ का, किसी भी शेप में आप उसको बना सकते हैं। ये MDF बोर्ड इस तरह का आता है, लाइक ये 1 mm का है, ये 2 mm का है, ये 3 mm का आता है, ये 4 का है, 5 का है, 8 का है, 10 का, ऐसे डिफरेंट तरह के आते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल बोर्ड भी आता है, ये आपने देखा होगा, जो आपकी जो बेसिक टेबल आती है, कंप्यूटर टेबल आती है, उसी का बना होता है कंप्यूटर टेबल जो बना होता है पार्टिकल बोर्ड का। सो पार्टिकल बोर्ड इज ए कंपोजिट मटेरियल मेड बाय द कंप्रेसिंग एंड बाइंडिंग टुगेदर वुड पार्टिकल्स, सो डस्ट एंड अदर, ये क्या है,
लिग्नो सेल्यूलोसिक मिनरल्स। सोडस्ट क्या होती है? बरूदा। लाइक आपने देखा होगा जब आप जाते हैं फर्नीचर किसी कारपेंटर के पास, तो जब उसको शो करता है, मतलब जब उसका वेस्ट हो तो थोड़ा सा एक डस्ट टाइप की चीज़ रह जाती है, उसको बोलते हैं सोडस्ट। ये आप बहुत यूज़ करने वाले हैं। जो सोडस्ट है आप उसको यूज़ करने वाले हैं, सो के बाद जो डस्ट बचती है सोडस्ट। तो कहाँ यूज़ करेंगे आप? इन आर्किटेक्चर। कहाँ यूज़ करेंगे आर्किटेक्चर में? जब आप फिजिकल मॉडल बनाएंगे, इसमें क्या यूज़ करेंगे? अरे मतलब आपकी साइट होती है ना, ऐसा बनाना पड़ता है। लेट्स से कि आप फिजिकल मॉडल बना रहे हैं, आपकी साइट ही है, आपने बिल्डिंग ये बनाया और ये ग्रीन एरिया है, तो ग्रीन कैसे दिखाते हो? हम क्या करते हैं, सोडस लेकर आते थे, उसको पहले छानते थे, लाइक फाइन एक यूनिफॉर्म पार्टिकल्स में लेकर आते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, इसमें कलर करते थे, ग्रीन कलर। लाइक ग्रीन कलर से क्या होता है, ग्रास टाइप की बन जाती है। फिर हम क्या करते हैं, फेविकॉल लगाते थे, जैसे कि पूरा फेविकॉल, उसके ऊपर से कुछ रख देते थे। तो अल्टीमेटली सूखने के बाद क्या होता है, ऐसा लगता था कि ग्रास कलर की एक लेयर बन गई है। तो बहुत मज़ा आता है फिजिकल मॉडलिंग में, आपको डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। एप्लीकेशन क्या है? पार्टिकल बोर्ड इज वाइडली यूज्ड इन फर्नीचर, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। लिमिटेशन क्या है? पार्टिकल बोर्ड कैन बी लेस ड्यूरेबल एंड मोर प्रोन टू स्वेलिंग एंड वार्पिंग कंपेयर टू द सॉलिड वुड एंड अदर इंजीनियर वुड प्रोडक्ट। इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन सस्ता बन जाता है, तो ये होता है। आपने देखा होगा इस तरह का है ना, थोड़ा सा कमज़ोर सा रहता है। अच्छा, पार्टिकल बोर्ड का मतलब ऐसा नहीं है पार्टिकल बोर्ड सब ऐसे आते हैं, इनकी गुड क्वालिटी भी आती है। गुड क्वालिटी ये आपको देखने को मिलेगी। और भी है सस्टेन बिल्डिंग मटेरियल, तो खैर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बैम्बू क्या है, रिसाइकल प्लास्टिक क्या है, ये इतना नहीं है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ साथ आप लोग जानते हैं कि इंकथिंक चैनल पर काफ़ी कंटेंट अपलोड किया जा रहा है, या मैं बोलूँ कि रेगुलर एवरी डे आपको एक वीडियो देखने को मिलती है। तो इंकथिंक चैनल पर जाकर सर्च कीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लो, और वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। सब कुछ फ्री में चल रहा है, ठीक है। बाकी वही चीज़ है, अगर आप क्रैश कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो मंडे से नया क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। इसकी फ़ीस 4000 रुपीज़ है, और ये लाइव क्लासेस प्लस मॉक टेस्ट दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। लाइव क्लासेस मिलेंगी और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। और 4000 के अंदर आपका दूसरा जो मटेरियल की कॉस्ट तो हम कम कर ही नहीं सकते हैं, वो तो अलग कंपनी को जाती है। तो मटेरियल की प्रिंटिंग कॉस्ट एंड डिलीवरी कॉस्ट 4000 पड़ती है, तो इट विल रिमेन सेम। मैं ऐसा बोल दूँ कि मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ भाई, अपने घर से तो मैं भी नहीं दूंगा, है ना। जो कॉस्टिंग आती है तो आती है, हाँ यहाँ पर आपका ये है, ठीक है। तो आप 4000 के अंदर लाइव क्लासेस मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक कुछ सीखने को मिला होगा, तो पढ़ाई करते रहिए, एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय।